हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इस लेक्चर में। अभी तक जो आपने लेक्चर देखे हैं, आई होप उसमें कुछ बातें अच्छे से दिमाग में बैठ गई होंगी। आइए देखें वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपने अभी तक देख ली हैं, और एक बार मैं आज इस लेक्चर के अंदर उन बातों को आपको अच्छे से रिवाइज कराता हुआ आगे की तरफ बढ़ूंगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनऑर्गेनिक के अंदर काफी बातें ये समेटता है। तो आइए एक बार एनसीईआरटी से फिर से चलते हैं और कुछ बातों को एक बार रिविजिट करते हैं, फिर आगे इसको लेके चलेंगे। बच्चों, सबसे पहले है कुछ डेफिनेशंस। थोड़ा मैं इसको जूम भी कर दूं और आपके साथ डिस्कस भी कर लूं, है ना। मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, देन सेंट्रल एटम क्या है, लिगेंड्स क्या है। देखो, एक चीज मैं हमेशा आपको हर लेक्चर में कह रहा हूं, वो यहां पर भी है। फिर एक बार ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, तीन तरीके से आप इसको देखते हैं। नंबर वन, आप इसे कहते हैं बेस। नंबर टू, आप इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। एंड नंबर थ्री, आप इसी को बोलते हैं लिगेंड। ये मैंने आपको बच्चों बताया था, बेस कहा जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में। देखो भैया, तीनों के तीनों हैं तो इलेक्ट्रॉन रिच, लेकिन किस किस तरीके से कहां कहां यूसेज है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है मेरे बच्चों। बेस जो होता है ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है, हमारा लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन रिच है। फिर फर्क क्या है? बेस जो होता है बच्चों वो H प्लस पे अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल C प्लस पे अटैक करता है, और लिगेंड मेटल प्लस पे अटैक करता है। और ये बात आप अच्छे से जान चुके हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में आपने बेस को बहुत आराम से देखा था। ऑर्गेनिक में आपने न्यूक्लियोफाइल को देखा था, C प्लस पे अटैक कर रहे हैं, और न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो रिलेशनशिप था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, वो भी आपने आराम से समझा था। मेटल प्लस यहां पर अब बात हो रही है। हम जानते हैं बच्चों ट्रांजिशन मेटल एटम्स के बारे में। मैंने आपको डी एंड एफ का जो एक सेशन है उसमें मैं आपको ये चीज और अच्छे से समझा रहा हूं कि भाई डी एंड एफ में जो ट्रांजिशन मेटल हैं वो क्या है, किस तरीके से है। ट्रांजिशन मेटल के जो कंपाउंड होते हैं वही एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं। आइए जरा इस बारे में और देखते हैं मेरे बच्चे। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को लेके पूरी कहानी है, तो इसमें देखें पहली एक चीज, अब ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी लिख रहा हूं। हमारी प्राइमरी मेटल यानी जो मेटल आयन होगा ट्रांजिशन मेटल का, ये बड़े ध्यान से समझना मेरे बच्चे। ट्रांजिशन मेटल की बात करो। एक मिनट, जरा लाइट को थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। आई होप मेरी आईज पे ना थोड़ा इम्पैक्ट ज्यादा करती हैं ये लाइट्स, तो आई होप कोई दिक्कत नहीं आने वाली। भैया कोई नहीं, है ना, ठीक है। टॉपिक अच्छे से दिखना चाहिए ताकि मैं लॉन्गर ड्यूरेशन की क्लासेस आपके साथ ले सकूं। अच्छा, तो बच्चे यहां पर मेटल है, मेटल के साथ यहां पर लगता है लिगेंड। अब लिगेंड जो होता है ये दिस कैन बी 4 वाला यानी टेट्राहेड्रल, और स्क्वायर प्लेनर हम ध्यान से पढ़ेंगे, और 6 वाला यानी ऑक्टाहेड्रल। तो ये आपको लिगेंड 4 दिख रहा है, तो ये टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर की बात करेगा, और यहां पर ये ऑक्टाहेड्रल की तरफ लेके जाएगा। और लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं, एक तरह से बेसिक नेचर के हैं ये। आइए एक बार एनसीईआरटी पे नजर डालते हैं कि वो किस प्रकार से हमें बताना चाह रहे हैं। A coordination entity. A coordination entity constitute a central metal atom or ion bonded to a fixed number of ions or molecule. मेरे बच्चे, डेफिनेशन नोट्स में कोई भी आपको कुछ भी लिखवाए, रिकॉर्डिंग सही चलती हुई, हाँ, कोई भी आपको कुछ भी लिखवाए, डेफिनेशन एनसीईआरटी की ही लिखना। जब आप मुझसे कहते हो ना कि देखो सर नोट्स, देखो बेटा यही नोट्स हैं। अब मैं आपके साथ क्लास में लिखता भी चला जाऊंगा, आपको याद भी कराता चला जाऊंगा, ताकि हाथों हाथ ये चीज होती जाए।
तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटी मेरे साथ बोलना, इसी क्लास के साथ आपको याद भी हो जाएगा। अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डेड टू ए फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल। दोबारा बोलो मेरे साथ, अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी कॉन्स्टिट्यूट अ सेंट्रल मेटल एटम। देखो अब जरा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी मेरे साथ साथ लिखना बेटा। अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी constitutes a central metal ion, central metal atom or ion bonded to a fixed number of ion or molecule। पहला पार्ट ये हुआ। सेकेंड पॉइंट यहां से लिख लो, bonded to a number of ion or molecule, bonded to a fixed number of ion एंड मॉलिक्यूल। कहने वाली बात बेटा बच्चों यहां पर ये है, जैसे यहां पर ये मेटल है, तो मेटल हमारा एक मेटल एटम हो सकता है, ये एक मेटल आयन की फॉर्म में हो सकता है, यानी इसके ऊपर प्लस या आपको डिफरेंट चार्ज मिल सकते हैं, और ये हमारा लिगेंड होगा, फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन होंगे इसमें या मॉलिक्यूल होंगे। अब एग्जाम्पल देख लीजिए एनसीईआरटी के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल COCl3 NH3। देखो ये पूरा पूरा इसी ब्रैकेट में भी है, तो इसे कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर भी कह सकते हैं। तो COCl3 NH3 होल थ्राइस, तो ये Cl3 और NH3 होल थ्राइस ये लिगेंड्स है। इज अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी इन विच द कोबाल्ट आयन इज सराउंडेड बाय 3 अमोनिया मॉलिक्यूल एंड 3 क्लोराइड आयंस, है ना। तो ये आप लिख लेंगे। ऐसे ही निकल में, निकल मेरा सेंट्रल मेटल है, कोबाल्ट सॉरी कार्बोनाइल जो है ये मेरा लिगेंड है। देखिए फॉर एग्जांपल एक एनसीईआरटी ने लिख दिया, ये मैं आपको समझा देता हूं। सो इन दिस निकल इज माय सेंट्रल मेटल एटम एंड कार्बोनाइल ये ध्यान रखिएगा बेटा, ये कार्बोनाइल है, ये मेरा लिगेंड है। बच्चों देखो आप पढ़ तो रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और मैंने भी आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत ही, अभी तक आप मेरे लेक्चर ले रहे हैं, और ये मैं आपके लिए डिफरेंट, क्योंकि जो लेक्चर्स होते हैं उसमें मैं आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से डिटेल से समझाता हूँ, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो ये समझना बहुत जरूरी है। देखो बच्चों, हमारे मन में होता है कि कई बच्चों के सवालात मैं देखता हूँ, तो उसमें होता है सर कोर्स कब तक खत्म होगा। मैं बार बार कहता रहा हूँ, एक होता है कोर्स खत्म करना और एक होता है कोर्स को कंप्लीट करना, फिनिश और कंप्लीट। तो देखो आप आराम से पढ़ रहे हैं और आई बिलीव कि आपको सब चीज़ बहुत आसानी से समझ में आ रही है, और कोऑर्डिनेशन में एक एक लेक्चर अगर हम वीबीटी और एक लेक्चर सीएफटी पे भी लगा दें, आज का लेक्चर हम लगा ही रहे हैं, हम नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म को भी ध्यान से देखेंगे अलोंग विद जो आज मैं आपको ये सारी चीजें समझा रहा हूं इसके साथ। तो एक मेरी दरख्वास्त है, ध्यान से प्लीज, क्योंकि देखो एक लेक्चर इस पे लगा रहे हैं, एक सीएफटी वीबीटी, देन क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के हैं उन्हें भी ध्यान से करना बहुत जरूरी है। तो ये सभी मैं आपको देता चलूंगा। तो अभी आपने ध्यान से देखा कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है। तो एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी, मेरे साथ बोलो, कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डेड टू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल्स, एंड दीज आयन एंड मॉलिक्यूल्स की अगर बात करेंगे तो ये हम लिगेंड कह रहे हैं। जैसे यहां पर देखें, ये 4 कार्बोनाइल के साथ बॉन्डेड था। अगला है सेंट्रल मेटल एटम और आयन। So in a coordination entity, the atom ion to which a fixed number of ion groups are bound in a definite geometrical arrangement। एक एक शब्द में, इसमें अपने नोट्स बनाने का, अलग से कुछ और ज्ञान पेलने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को ही प्रमुखता से लेना है, ये ध्यान रखिए। So in a coordination entity,
द एटम आयन टू विच अ फिक्स नंबर ऑफ आयन्स, द एटम और आयन, वो एटम मेटल का या आयन जिससे एक फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड अटैच हुए हैं, उसकी बात यहां चल रही है। ठीक है, फिक्स नंबर of iron groups are bound in a definite geometrical atom around it is called central atom or ion। तो आइए लिखिए, सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन, अगर इसके बारे में वो पूछता तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो वही एनसीईआरटी की लैंग्वेज। In a coordination entity, the atom ion to which a fixed number of ion groups are bound in a definite geometrical arrangement। In a coordination entity तो आप लिख देंगे the atom or ion with which a fixed number of ions and molecules are bonded in a particular geometrical arrangement। जैसे मैंने आपको भी इसमें समझाया, देखो जो मैंने आपको ये बताया था इसी को मैं एनसीईआरटी की मदद से एलॉबरेट कर रहा हूं, इसीलिए आपका फोकस करके सुनना, समझना, ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो यहां पर देखो एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी, इट कैन बी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री और इट कैन बी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इन केस ऑफ 6 लिगेंड। अगर 6 इलेक्ट्रॉन के लिगेंड आ रहे हैं तो ये इस तरीके से। ठीक है बेटा, अभी एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम्पल में कोई इशू नहीं है। इसमें कोबाल्ट है, इसमें निकल है और इसमें आयरन है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालने की बात यहां पर करेंगे, जैसे अब यहां पर देखो ये FeCN हो गया, यहाँ Cl वाला हो गया, ये हो गया, तो FeCN6 के ऊपर -3 चार्ज लगा हुआ है। बड़े ध्यान से देखना बच्चों, मैं ऑक्सीडेशन नंबर को समझाने की कोशिश यहां कर रहा हूं। तो यहां पर X साइनाइड की जब बात करते हो तो इसके ऊपर -1 हम चार्ज लेते हैं, तो X -6 एंड ओवरऑल चार्ज है -3। तो मेरा X कितना आता हुआ बच्चों? X मेरा हो गया +3। तो आयरन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो +3 आ रही है। अब जरा मजे से बात देखो, यहां पर थोड़ा सा चीजों को मैं और आगे लेके जा रहा हूं। सो यहां पर एक चीज जरा समझिएगा, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe। आइए जरा आनंद आएगा। आयरन दो ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकता है, Fe+2 और Fe+3। Fe+2 क्या है? पहली बात तो Fe देख लो, Fe के एटॉमिक नंबर 26, आर्गन 4s2 3d6, है ना? इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो S से जाएगा, आएगा तो D में आएगा। दोबारा बोलना मेरे साथ, इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो S से जाएगा और जब आएगा, है ना, तो D में आएगा। क्लियर है? तो +2 हुआ तो 4s2 0 हो गया, और +3 हुआ तो नाउ अगर यहां हम ध्यान से देखें तो 3d5 हो रहा है। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स are more stable, so that is why Fe+3 oxidation state
is more stable than +2। ये सारे सवाल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी इंपॉर्टेंट हैं और यही सारे सवाल डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कॉमन एक सवालों की कैटेगरी है जो अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए। इसलिए मैंने इसको अभी जब Fe+3 समझाया तो ऑक्सीडेशन स्टेट की महत्वता को समझाते हुए यहां पर भी समझा दिया। आनंद तो यही है। अब आइए लिगेंड। इस पे पहले एनसीईआरटी का, अच्छा ये लुईस एसिड की बात देखिए फिर आ गई। ये मैं हमेशा कहता हूं कि ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस रिएक्शन। जब आप सेंट्रल मेटल एटम की बात करते हैं तो क्योंकि इन पे प्लस चार्ज होगा और इन पे वेकेंट डी ऑर्बिटल है। अभी भी अगर किसी बालक को लुईस एसिड और लुईस बेस कॉन्सेप्ट में कोई समस्या है तो दीज आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और मेरे बालक ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। अब आनंद की बात यहां पर यह है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। और डोनेट कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो लिगेंड हो गया मेरा लुईस बेस और मेटल हो गई मेरी लुईस एसिड, क्योंकि मेटल पे प्लस चार्ज भी है और मेटल पे अगर देखा जाए तो वेकेंट डी ऑर्बिटल भी है। यही इसमें आनंद है। तो आइए, इसलिए इसको यहां पर लिख भी देना, इट विल बिहेव एज लुईस एसिड। लिगेंड के बारे में मेरे साथ चलते चलो, आनंद आएगा। चीजें कोई बहुत मुश्किल नहीं। थोड़ा अब लाइट में आराम है तो बड़ी वाली लाइट भी खोलते हैं ताकि आपको और मजा आए, है ना। चलो, क्लैरिटी आती भी और मजे से। लिगेंड, द आयन और मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द सेंट्रल मेटल, एटम और आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर कॉल्ड लिगेंड। ये तो हमें पता ही है। देखो अब बार बार एक ही चीज चल रही। अगर आप अब मेरे साथ चले तो आपको समझ में आया होगा। देखो, जो हमने कोऑर्डिनेशन एंटिटी की बात करी तो वो दो चीजों को मिला के थी, एक लुईस एसिड और एक लुईस बेस। इसमें जो एटम है या आयन है वो लुईस एसिड है और इसमें जो लिगेंड है वो लुईस बेस है। बड़ी सीधी सी बात है। तो जो हमने पहले पढ़ा, अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डेड टू अ फिक्स। देखिए अब ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी कॉन्स्टिट्यूट अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डेड। तो आपने इस पहली लाइन को यहां पर इलॉबरेट किया है, इसको एक्सपेंड किया है कि इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी द एटम ion to which a fixed number of ion groups are bound in a definite geometrical arrangement around it, it's called the central metal। यानी सेंट्रल एटम वो है जिसके चारों तरफ, देखो बेटा ये वही कहानी हुई जो बॉन्डिंग में 11th में देखते थे कि एक सेंट्रल एटम है और उसके चारों तरफ जो चीज है वो आके जुड़ रही है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो पूरे कंपाउंड की पूरे स्ट्रक्चर की धुरी है, जो पूरे स्ट्रक्चर को एक्चुअली डिफाइन कर रहा है वो सेंट्रल एटम ही है। तो इन नॉर्मल केसेस भी सेंट्रल एटम है और यहां पर जो सेंट्रल एटम है वो डी एंड एफ ब्लॉक से लेते हैं और प्रिडोमिनेंटली डी ब्लॉक वाले मेटल होते हैं। तो इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, फिर आपने सेंट्रल एटम को देखा। अब हम लिगेंड पे जा रहे हैं और लिगेंड क्योंकि ये जुड़ रहे हैं सेंट्रल एटम से तो इनकी जुड़ने की एबिलिटी भी तो इंपॉर्टेंट है। भाई ये जुड़ रहे हैं ना सेंट्रल एटम से, तो इनकी जुड़ने की एबिलिटी भी तो इंपॉर्टेंट है। आइए उसके विषय में भी समझते हैं। सो द आयन और मॉलिक्यूल बाउंड टू द सेंट्रल एटम इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर कॉल्ड लिगेंड्स। मेरे साथ साथ दोहराइएगा, इसको लिखिएगा भी। द आयन
और molecules bonded to the central atom oblique ion in a particular geometrical manner is called ligand. ठीक है, इस नहीं आर लिखेंगे ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंग्लिश, बाबू इंग्लिश, कोई नहीं. This may be simple ions such as chloride, small molecules such as H2O और NH2. देखो बेटा, एक बात सोचो, लाइक आई सेड अर्लियर, यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लिगेंड एक्चुअली कौन है. लिगेंड एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है. ये यहां पर देखें तो ये सेंट्रल एटम और आयन है. और एटम कौन है बेटा? मेटल. कौन सी? डी ब्लॉक वाली, जिसपे क्या है? वेकेंट डी ऑर्बिटल्स. देखो बड़ी सीधी बात, आपके मन में ये बात तो आएगी कि सर मेटल तो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, यहां आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे. ये कैसी अजीब सी बात है. देखो, एक्सेप्ट करना इस बात पे डिपेंड करता है कि या तो वो बहुत ज़्यादा मजबूरी है ऑक्टेट एक्सेट्रा को कंप्लीट करने के लिए, या आप पे जगह खाली पड़ी है और आप दे देंगे. अब एक मकान मालिक है, बहुत सारे मकान है, पैसा बहुत है, पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो किराएदार रख सकता है क्योंकि उसके पास कमरे खाली पड़े हैं. आपने जगह जगह बोर्ड लगे देखे होंगे, कमरे किराए के लिए खाली है. तो क्या उसको बहुत जरूरी है? वो भूखा मर रहा है? नहीं, बट फिर भी कमरे हैं तो वो किराए पे दे सकता है. उसी प्रकार जो डी ब्लॉक मेटल्स हैं, इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल हैं. और भैया, अगर वेकेंट डी ऑर्बिटल हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए ये लुईस एसिड हैं. लिगेंड बाबू जो हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं, तो ये लिगेंड बाबू जो हैं ये हमारे बेस हो गए. और जब ये बेस हो गए तो आनंद आ गया जिंदगी में. फिर क्या दिक्कत है? अब इनके अंदर फिर हम अटैचमेंट की बात भी करेंगे. अब इनके पास जो अटैचमेंट होती है उसे कहते हैं डेंटिसिटी ऑफ ए लिगेंड. डेंटिसिटी माने एक्चुअली अगर हम बात करते हैं तो जो अटैचमेंट एक लिगेंड शो कर रहा है, सिंगल कर रहा है तो मोनोडेंटेट हो गया, एक ही साइट ऑफ अटैचमेंट है. आप और मैंने हाथ मिलाया तो हम भाई एक हम हाथ मिला सकते हैं तो हमारी एक ही साइट ऑफ अटैचमेंट है, तो हम मोनोडेंटेट हो गए. बड़ी सीधी बात. तो ये मोनोडेंटेट. अब मोनोडेंटेट के साथ साथ अगर हम चले, अब आपको थोड़ा सा बताते हैं. यूनिडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, अच्छे से समझ में आएगा. देखो आनंद आएगा इसमें, सब बढ़िया चलता हुआ. ठीक है, अब देखो बेटा, यहां पर हो सकते हैं नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव लिगेंड. अब आप बोलेंगे सर पॉजिटिव लिगेंड कैसे? अरे भैया, चार्ज हो सकता है. देखो, अब आपके पास मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े थे, आपको 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने थे, आपने एक लूज कर दिया तो आप पे चार्ज आ गया प्लस, अभी 3 और लूज कर सकते हो, है ना? तो उसकी दिक्कत नहीं, अभी भी इलेक्ट्रॉन रिच हो आप. लेकिन पहले आइए नेगेटिव वाले देखते हैं. Cl माइनस, F माइनस, है ना जी, Br माइनस, I माइनस एक्सेट्रा, ये सारे नेगेटिवली और यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट भी आप इन्हें कह सकते हैं. जो नाम आपको अच्छा लगे आप कहिए, ये भी आप इन्हें कह सकते हैं. ठीक है, ऑलरेडी मैंने इस चीज पे समझाया, बट फिर कोई बात नहीं, एनसीईआरटी से एक बार फिर, क्योंकि ये चीजें बहुत अच्छी हैं समझने के लिए भी और आनी भी हैं. अच्छा, न्यूट्रल कौन कौन से हैं, ध्यान से पक्के करते चलो बेटा. H2O, NH3, है ना? फोन भाई साहब,
तो ये सब न्यूट्रल वाले हैं दोस्तों, है ना। तो देखो जरा, यहां पर आपको लोन पेयर नाम की चीज दिखेगी, यहां पर दिखेगी। तो भैया ये इलेक्ट्रॉन रिच तो हैं बट चार्ज नहीं है, ये बड़ा आनंद है। इलेक्ट्रॉन रिच हैं बट चार्ज नहीं है, तो फिर भी हैं तो भाई साहब लिगेंड ही। चलिए, तो अब एनसीईआरटी बाबू की बात समझते हैं। ओके, दीज मे बी सिंपल आयंस सच एज Cl minus, small molecules such as H2O और NH3, larger molecules such as, ये भाई साहब आनंद आ गया, और इवन मैक्रो मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन। ये आप देखिए, यहां पर इथिलीन डायमीन का कॉन्सेप्ट आएगा। वैसे इथेन 1,2 डायमीन है सर, यहां पर तो दो दो लोन पेयर हो गए, दो दो। यस, तो ये बाइडेंटेट हो गया मेरे बच्चे, दिस इज बाइडेंटेट लिगेंड, जिसमें दो दो हो जाए, है ना। अच्छा, तो अब आपने देखा ये नेगेटिव वाले, ये न्यूट्रल वाले, एक यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट में NO प्लस आप देखेंगे, ये पॉजिटिव है बट मोनोडेंटेट है। और है ये मोनोडेंटेट, ये बाइडेंटेट हो गया, कोई परेशानी तो नहीं। तो बाइडेंटेट लिगेंड क्या हुए, जिन पे टू साइड्स ऑफ अटैचमेंट होती है। अब इसी इथिलीन डायमीन के ऊपर आइए आगे खेलें। अब मान लीजिए यहां पर इन भाई साहब के अब H हट गए हैं और एसीटेट आयन लग गए हैं। देखिए यहां पर भी बना रखा है। तो अब हुआ क्या कि ये दो H हट गए हैं और इनकी जगह हमने ये एसीटेट आयन लगा दिया। ध्यान से समझिएगा, आनंद आएगा जिंदगी में। अब इस पे तो भैया सवाल जेईई एडवांस में पूछा था, और बताइए, इस हलवे सवाल को जेईई एडवांस के अंदर पूछा गया था। अब आनंद कैसे लेंगे जरा ये देखो, इसे कहते हैं, देखो बेटा, इसका कॉमन जो एक ट्रिवियल सा नाम है वो है इथाइलिन डायअमीन। आपने नॉमेनक्लेचर वाले हमारा लेक्चर देख ही लिया होगा, मैंने बताया उसमें किस तरह लिगेंड के नाम दिए जाते हैं। अगर देखो, अब मैं आपको जैसे अब ये पर्टिकुलरली स्पेसिफिक लेक्चर अब मैं आपके लिए बना रहा हूं, स्पेशली फॉर एक्सेलरेट 2, है ना। तो आपको कुछ भी स्पेसिफिक और चाहिए, नाउ आई विल शूट वीडियोस फॉर यू। एक्सेलरेट 1 के मैं खत्म कर चुका हूं, 2 के लिए मैं स्पेसिफिकली आपको जो भी टॉपिक आपको चाहिए आप टीम को मेल कर सकते हैं। मैं आपके लिए और स्पेसिफिक वो टॉपिक बढ़िया तरीके से आपको और तरीके से बता दूंगा। जैसे अब मैं आपको बना रहा हूं, ये आपके लिए ही पर्टिकुलर है बच्चों। तो जरा यहां देखिएगा, आनंद आएगा। तो दिस इज इथालीन डायमीन, और ये बाइडेंटेट लिगेंड है क्योंकि इस पे टू साइड्स ऑफ अटैचमेंट हो सकती हैं। अरे भाई, जितने लोन पेयर होंगे या नेगेटिव चार्ज होगा, यानी जहां से वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए जुड़ेगा, वही तो उसकी डेंसिटी होगी। अगर सिंगल होगा तो मोनो, दो होगा तो बाई, तीन हो गया तो ट्राई, चार हो गया तो टेट्रा, पांच हो गया तो पेंटा। यहां पर क्या है बेटा, 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज इथिलीन डायमीन tetraacetate, and this is a hexadentate ligand। जेई एडवांस में जो सवाल आया था, पानी जरूर पिएंगे, जेई एडवांस में जो सवाल आया था उसमें इसका स्ट्रक्चर पूछा गया था।
ठीक है जी। तो स्ट्रक्चर तो आपका बन गया ये आसानी से, बस चलिए आगे देखिए। तो बड़े हो सकते हैं, प्रोटीन भी हो सकते हैं। अच्छा, व्हेन अ लिगेंड इज बाउंड टू ए मेटल आयन थ्रू अ सिंगल डोनर एटम, देखो अब एनसीईआरटी डिफाइन कैसे कर रहा है डेंसिटी को। When a ligand is bound to a metal ion through a single donor atom, such as with chloride, H2O and NH3, the ligand is said to be unidentate or monodentate. तो आप डिफाइन कैसे करेंगे डेंटिसिटी को? नंबर ऑफ साइट्स ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइडेड बाय अ लिगेंड इज नोन एज इट्स डेंटिसिटी। अब एनसीईआरटी आपसे कहता है व्हेन अ लिगेंड इज बाउंड टू अ मेटल आयन थ्रू अ सिंगल डोनर एटम, so when a ligand is bound to the central metal atom by a single donor atom, then it is known as monodentate। क्लियर है बच्चों? और यूनिडेंटेट फॉर से, इसको लिख ले बेटा मेरे साथ फटाफट ना, लिखता चलेगा, कोऑर्डिनेशन साइड बाय साइड होता जाएगा। ऑर्गेनिक कैसी चल रही है भैया? आई होप जो बताई थी, बिंज वॉच करा था, वो सब बढ़िया से हो गया। और मैंने एक्सेलेट 1 में भी रिवीजन के दौरान जो भी चैप्टर मेरे पास आए थे उसमें मैंने बोर्ड के आए हुए सारे पुराने सवाल कराए और जेई नीट के भी सवालों को मैंने डिस्कस किया है अलोंग विद एवरीथिंग, मतलब जो जो उसमें बन सकता है, तो उसको प्लीज जरा ध्यान से देखना। खैर अभी तो कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हो, आनंद लो इसका। लिगेंड अब मजबूती से हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं। काश तुम सामने आमने में चल रहा होता लाइव तो और मजा आता, बट चलो कोई नहीं। अच्छा अगला क्या होगा बेटा? व्हेन अ लिगेंड कैन बाइंड थ्रू टू डोनर एटम्स एज इन इथेन 1,2 डायमाइन, जिससे कह रहा था मैं इथिलीन डायमीन, है ना। और C2O4 2 माइनस ऑक्सलेट आयन होता है, ये तो बताइए आपको। H2C2O4 क्या होता है बेटा? देखो ये आपका ऑक्सैलिक एसिड है, H2C2O4। ये जब 2 H प्लस छोड़ देगा, C2O4 2 माइनस, ये कॉन्जुगेट बेस हो गया, और 2 माइनस चार्ज है तो ये लिगेंड हो गया। अब 2 माइनस है तो ये बाइडेंटेट हो गया। तो दिस इज योर बाइडेंटेट लिगेंड। आसान है बिल्कुल। इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, ये देखो एनसीईआरटी में दे रखा है, और ये ध्यान रखिएगा ये सवाल आ गया है, एडवांस में आ गया है, तो नीट में, जेई मेंस में और स्कूल के बोर्ड्स में यहां तो आना बहुत लाजमी सी बात है इसकी। अब ये भी पूछ सकता है कैसे बाइंड कर रहा है, तो इट कैन बाइंड थ्रू 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन एटम टू ए सेंट्रल मेटल आयन। क्लियर है बेटा? अच्छा अब यहां पर चिलेशन की बात होगी। चिलेशन क्या होता है? रिंग बना देना। देखो जो लोग ऐसी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं जहां हैवी मेटल का यूज है, हैवी मेटल मतलब लेड आती हो, या मतलब कॉपर है वो हो गया, आयरन है, बॉडी में ज़्यादा चला जाए तो नुकसान करता है। इन्हें कहा जाता है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, यानी जो आदमी काम कर रहा है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों में समस्या आ गई, तो दीज आर नोन एज ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स।
तो मेडिसिनल पर्पसेस में हम लोग करते क्या है, हम ऐसा लिगेंड लेते हैं कि उस मेटल की एक्टिविटी को ब्लॉक करा दे। भाई आपका एक ऐसा मित्र है, आप जो है बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, आपने कहा कि भाई दुनिया हिला देंगे आप, है ना। वो होता था ना, जैसे मैं पुराने कुछ फिल्मों में या वैसे आपने कभी देखा हो कि पृथ्वी पे कोई बहुत अच्छी तपस्या करने लग गया तो देवताओं का सिंहासन डोल गया। भाई डर लगता है ना देवताओं को, वो तपस्या अच्छी कर लेंगे तो वो देवता बन के ऊपर आ जाएंगे, तो क्या किया जाए, तो स्वर्ग से अप्सराएं भेज दी, लालच दे दिया, इसकी तपस्या भंग करो। ठीक वैसे ही हम देख रहे थे हमारे हिंदुस्तानी बच्चे मेहनत कर रहे थे, हिंदुस्तान प्रगति कर रहा था, अचानक से सोशल मीडिया का एक बयार चला, कई सारे प्लेटफॉर्म आ गए, सोशल मीडिया पे जाइए, अलग से आनंद लीजिए, ठीक है, बड़े अजीब से गाने और बनाइए, शॉर्ट्स बनाइए और जिंदगी तबाह कर दीजिए अपनी। बच्चों वक्त खराब होता चला गया, हिंदुस्तानी जनता इसमें लग गई, तो फिर वो पढ़ाई सीखना, लर्न करना, नॉलेज लेना, ज्ञान लेना उससे दूर होते गए। ऊपर से रही सही कसर, ये हाउ टू क्लियर जेई इन 2 days वाले वीडियोस ने कर दी, बाप स्ट्रेटेजी ने कर दी। मजाक नहीं है पढ़ाई, आनंद आएगा पढ़ाई में अगर डूब के पढ़ोगे, और कॉमेडी के लिए पढ़ना चाहोगे तो कॉमेडी ही बन जाओगे। देखना है ना कैसे सीक्वेंशियल चल रहा है, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, सारी कहानी उन्हीं फंडामेंटल्स पे है। ऑल रिएक्शन आर एसिड बेस रिएक्शन, सारी कहानी उसी सिचुएशन से चल रही है। हमारा कोऑर्डिनेशन मेटल एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी की बात करते हैं, जो सेंट्रल मेटल है वो लुइस एसिड है, जो लिगेंड है वो बेस है, कहानी वैसी ही चल रही है। नंबर ऑफ साइट्स ऑफ अटैचमेंट है। अगर किसी को ऑक्यूपेशनल हैजार्ड हो रहा है तो हम दवाई में यूज कर रहे हैं, क्यों, उस मेटल की एक्टिविटी को ब्लॉक करने के लिए हम सेंट्रल मेटल के अराउंड एक ऐसा लिगेंड लगा रहे हैं जो उसको बाइंड हो जाए और बाइंड करके उसकी एक्टिविटी खत्म कर दे। बच्चा पढ़ने में अच्छा था, उसको जो है सोशल मीडिया पर उलझा दो, बर्बाद कर दो। वो यूट्यूब पे आए, स्ट्रेटेजी देखे, अपनी उस टाइम को तो स्ट्रेटेजी में लगा दिया उसने, पढ़ेगा क्या। वैसे ही वो जो मेटल थी एफी वगैरह, उसके साथ एक रिंग बना दी, उसकी एक्टिविटी खत्म कर दी, एंड इसे कहते हैं चिलेशन। ध्यान से देखना आप, व्हेन अ डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड यूजेस इट्स 2 or more donor atom simultaneously to bind a single metal ion, it is said to be a chelate ligand. The number of such ligating groups is called the denticity of the ligand. क्या मतलब हुआ इसका, अब मान लो ये मेटल आयन है, ये मेरे पास इथिलीन डायमीन है, तो ये यहां से भी इसको ब्लॉक करेगा, यहां से भी इसको ब्लॉक करेगा। अब देखो एक रिंग सी बन गई, तो ये चिलेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब बच्चों इंग्लिश में एक वर्ड आता है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मतलब लिटरल मीनिंग क्या है इसका। मान लो स्कूल में डिबेट चल रही थी, डिबेट होते होते एक शख्स आया, वो उसके अगेंस्ट भी बोल गया, वो उसके फॉर भी बोल गया। बहुत एम्बिगुअस सी स्टेटमेंट है। जैसे मैं इंडियन ऑयल कह रहा हूं, इंडियन आइडल बहुत पुराने टाइम पे मैं देख रहा था, एक महान जज साहब बैठे थे, उन्होंने सिंगर को बोला कि आप गाते तो अच्छा है बट आप सिंगर अच्छे नहीं हैं। अब ये बड़ी एम्बिगुअस सी स्टेटमेंट हो गई, अब आप गाते अच्छा है और सिंगर अच्छे नहीं है, ये क्या बेहूदगी है, ये कैसी स्टेटमेंट है, ये एम्बिगुअस है, मतलब तो दोनों तरफ ले गए आप, ये कैसी बात हुई। इसी प्रकार जैसे साइनाइड है, जैसे थायोसाइनेट, यानी कि हम CN की बात करें, हम SCN की बात करें, अब हमें ये मालूम है कि N पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा और कार्बन पे भी, S पे भी
N पे भी, और अगर हम देखें तो ब्रेक करेगा तो कार्बन वाले कॉन्सेप्ट पे भी। अब ये एक अजीब सी बात हो गई। तो सर ठीक है ना, कार्बन पे भी है, नाइट्रोजन पे भी है, तो बाइडेंटेट कह दो। लग तो ये बाइडेंटेट रहा है, लेकिन रिएक्शन के दौरान ये दोनों में से किस साइड से जुड़ेगा ये हमें नहीं पता। ऑर्गेनिक में पढ़ाते हुए मैंने वहां पर भी ये जिक्र किया था। क्या जिक्र था? जरा ध्यान दीजिएगा। CH3Cl में जब हमने KCN डाला तो ये आयनिक स्पीशीज हुई। तो यहां पर मेरे पास K प्लस Cn माइनस निकला। तो यहां पर जो ये माइनस चार्ज आया C पे हम देख सकते हैं, तो C पे भी नेगेटिव आया, तो यहां पर जाकर CH3Cn लग गया। परंतु जब AgCN डाला तो अब यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज तो आना नहीं है ना। AgCN में एक कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कार्बन पे तो नेगेटिव चार्ज आएंगे भाई, यहां तो आयनिकली ब्रेक हुआ ना, तो K प्लस और C पे क्या आना है फिर, पूरे उस स्पेयर के ऊपर नेगेटिव, तो C पे भी नेगेटिव, तो C से जाके जुड़ गया। परंतु AgCN में कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई, और जब कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई तो कार्बन तो शेयरिंग के मूड में आ गया मित्रों। वहां पर लोन पेयर जो था वो नाइट्रोजन का ही काम आया, और हमें CH3NC मिला। तो इस सिचुएशन में यहां से जुड़ गया, इस सिचुएशन में यहां से जुड़ गया, इसका मतलब साइनाइड एक एम्बिगुअस लिगेंड है, और ऐसे लिगेंड को हम कह देते हैं एम्बिडेंटेट। सो आगे देखिए, लिगेंड विच हैज टू डिफरेंट डोनर एटम एंड ईदर ऑफ द लिगेंड इन द कॉम्प्लेक्स, सॉरी, either of the two ligates, अब ligates मतलब जुड़ना, ligates in the complex is called ambidentate. Example NO2 minus SCN, NO2 can coordinate through N और O दोनों, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं SCN में ये। तो ये ध्यान रखिएगा, थायोसाइनाटो N, थायोसाइनाटो S, नॉमेनक्लेचर में अगर N से जुड़ेगा तो नाइट्राइटो N, और अगर O से जुड़ेगा तो नाइट्राइटो O। कोऑर्डिनेशन नंबर की जब बात की जाती है तो वो क्या होता है? तो नंबर ऑफ टचिंग स्फेयर्स और सराउंडिंग स्फेयर्स। सॉलिड स्टेट में भी मैंने ये अच्छे से समझाया। तो अगर मैं NiCl4 2 माइनस कर देता, ये सेंट्रल एटम है और इससे 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में 4 आया। चलो फुली लिख देते हैं, कहीं बच्चे बाद में बोले। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसी को लगभग आप सेकेंडरी वैलेंसी भी कह देते हैं। वर्नर साहब मूछों वाले अंकल ने बताया था, ये ध्यान रखिएगा, हम बताएंगे फिर से इसको। तो एक बार रीड कर लेते हैं। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल आयन इन ए कॉम्प्लेक्स कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। फॉर एग्जाम्पल, in the complex ion PtCl6 and NiNH3 4, the coordination number of Pt and Ni are 6 and 4 respectively. क्लियर है, कोई खास आफत नहीं है। सिमिलरली इन द कॉम्प्लेक्स आयन C2O4, ध्यान रखना मेरे बच्चे, अब ये जो इन्होंने लिख दिया, यहां पर एक चीज ध्यान रखो, FeC2O4 होल थ्राइस है,
और यहां पर 3- तो होना ही है, लेकिन देखें ध्यान से, ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है। एक के दो माने जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6, क्योंकि बाइडेंटेट है ना बेटा। अगर मोनो होता तो 3 मानते, और 3 तो होना ही नहीं, आपको पता ही है। हम गुरुजी पहले ही बता चुके हैं आपको कि 3 नहीं आएगा, क्योंकि आपको क्या लेना पड़ेगा नॉर्मली। ये देखो, आज के चैप्टर की शुरुआत में ही हमने आपको ज्ञान दे दिया था, या तो 4 पे रहेगा या 6 पे रहेगा, यानी या तो टेट्राहेड्रल स्क्वाड्रन केस इक्वेशन में आओ या ऑक्टाहेड्रल में जाओ। तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही चुका हूं। चलिए, तो 6 कैसे वो मालूम हो गया। कोऑर्डिनेशन स्फेयर क्या होता है, द सेंट्रल एटम एंड द लिगेंड अटैच्ड टू इट आर enclosed in a square bracket and this is known as coordination sphere. The ionizable group are written outside the bracket and are called counter ion. तो अब देखिए, देखो काउंटर आयन प्लस कोऑर्डिनेशन स्फेयर इज योर कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, लाइक आई सेड अर्लियर, यहां पर आपकी लिगेंड जो अटैच होंगे तो उससे एक ज्योमेट्री आपकी जरूर बन के आएगी एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट ज्योमेट्री, जो आपने देख लिया। ऑक्सीडेशन नंबर समझा दिया। अब आ जाइए होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक। होमोलैप्टिक जहां पर आप देखेंगे तो एक ही टाइप के डोनर आइटम होंगे, हेट्रो मल्टीपल टाइप के, यानी अगर आप शरीफ हैं, आप एक ही से प्यार करते हैं, उसी से शादी करते हैं, जैसे यहाँ पर कोबाल्ट भाई साहब अमोनिया से जुड़े हुए हैं खाली, और कोई कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है, तो आप होमोलैप्टिक में माने जाएंगे। आप बदमाश हैं, आपके बहुत सारे अटैचमेंट हैं डिफरेंट टाइप से, लाइक अमोनिया से भी जुड़ा है कोबाल्ट यहाँ पर और क्लोरीन से भी, दो डिफरेंट डोनर ग्रुप से अटैच हैं, तो आप बदमाश हैं, तो आप हेट्रोलैप्टिक हैं। क्लियर है मेरी बात, अब तो भूलोगे नहीं। खैर, नॉमेनक्लेचर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि क्या चीज़ें हैं लेक्चर में, एंड आई होप आप सभी ने नॉमेनक्लेचर कर भी लिया होगा आराम से, किस तरह करते हैं। अगर कोई समस्या है तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मैंने आपको लेक्चर्स में जो बताया, उसमें हमने ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल की बात करनी है मेन। स्ट्रक्चरल तो देखो बहुत आसान है, तो पहले स्ट्रक्चर ही कर लेते थे, बहुत आसान है, पहले वो निपटा लो, है ना, एक बार आनंद आ जाए उसमें। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की जब बात करते हो तो देखो लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन और हाइड्रेट, दैट इज सॉल्वेट, है ना। हाँ जी भैया, डिलीट कर दो उसको, एक्स्ट्रा आ गया। अरे क्या हो गया, कोई नहीं, तो हेडिंग लगा लो बेटा, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में सबसे पहले आज हम पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखिए, लिंकेज आइसोमेरिज्म, अब हमारे पास कोई भी सेंट्रल एटम है और उससे जुड़ गया NO2 और लेट्स से 4, या सेंट्रल एटम है और जुड़ गया ONO, लेट्स से 4। अब NO2 आप जानते हैं एक एम्बीडेंटेट लिगेंड है, तो पहली बात तो लिंकेज आइसोमेरिज्म उनमें आ जाएगी जहां पर लिगेंड जो है वो एम्बीडेंटेट है। अब इस प्रकार वाले में हम जब नाम लिखते हैं तो हम लिखते हैं ना नाइट्राइटो N, और यहां लिखा जाता है नाइट्राइटो O। तो मेरे बच्चे एक चीज जरा बड़े ध्यान से समझिएगा कि ओ नो यानी नाइट्राइटो O और नाइट्राइटो N, हमें ये बहुत ही ध्यान से समझ लेना है कि एम्बीडेंट लिगेंड दो डिफरेंट टाइप के लिंकेजेस दे सकता है, और जब वो दो डिफरेंट टाइप के लिंकेजेस देगा तो जो आइसोमर बनेंगे
आइसोमर तो हम अच्छे से जानते हैं, सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो वो जो आइसोमर्स देगा उन्हें ही लिंकेज आइसोमर्स कह दोगे। तो ये दोनों लिंकेज आइसोमर्स हो गए क्योंकि इन दोनों में लिंक डिफरेंट है, एक एन से जुड़ा है, एक ओ से जुड़ा है। ठीक है, अब आइए एक बार एनसीईआरटी से भी देख लेते हैं। सो लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइजेस इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो ये एम्बीडेंटेट लिगेंड जो मैंने आपको समझाया, अ सिंपल एग्जांपल इज प्रोवाइडेड बाय कॉम्प्लेक्सेस, जस्ट अ सेकंड, ये हिल गया, complexes containing the thiocyanate ligand NCS minus, which may bind through the nitrogen to give MnCS or through sulfur to give MsCN. Jorgensen discovered such behavior. नीट वाले ध्यान दे दें, साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है, इस वाले कॉम्प्लेक्स में ढूंढा उन्होंने, which is obtained as the red form nitrite ligand is bound through O no, and as a yellow form nitrite is bound through nitrogen. तो अब आप एक चीज देखिए, ये जो पेंटाअमीन नाइट्राइटो वाला ग्रुप है, अगर इसमें ओनो है तो रेड है। देखो, पेंटामीन नाइट्राइटो, जो नाइट्राइटो वो ओनो हो सकता है या वो NO2 हो सकता है। ओनो हो सकता है या NO2 हो सकता है। अगर वो ओनो, ओनो पे कलर ध्यान रखना, रेड है ना, होता है ना, ओ नो मत चलाओ गाड़ी रोक दो, तो वो ओह नो, तो दैट इज रोक दिया, रेड। और बढ़िया है, NO2 है तो येलो। कलर मत भूल जाइए मेरे दोस्त, तो उड़ा देगा वो चेकर, क्वेश्चन देगा ये ऐसे। अगला है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब इस तरह के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, मान लो आपने नाम भी लिखे इनके, ये पॉजिटिव वाला, ये कैटायनिक, ये एनायनिक, कुछ नहीं, जैसे नॉर्मल मेटल और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स था, इसमें दोनों कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ही आ गए। अब ये ऐसे भी हो सकते थे, ठीक है। ये अब आप देखें, ये वाला सेट और ये वाला सेट फॉर्मूला सेम है, बट फर्क पड़ गया क्योंकि पहले था CO+3 और साइनाइड इस पे था, अब ये अलग अलग चेंज हो गए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो सेम रहा, बट जिससे कोऑर्डिनेट बन रहा था वो स्वैप हो गया। तो दिस लिगेंड की जो स्वैपिंग हुई है, इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म इन्हें कहा जा रहा है। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब देखना बेटा, यहां पर भी कहानी क्या है, ये वाला आयन उठ के बाहर चला गया और ये अंदर, एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया, है ना, जैसे कि ये स्ट्रक्चर था। अब हमारे ध्यान से देखना, सल्फेट बाबू जो थे ये वाले, सल्फेट बाहर Br अंदर, ये कहानी चलती रहती है। बट फर्क भी रहता है, यहां पर जब आप डाल देंगे लेट्स से
बेरियम का कोई सॉल्ट, तो ये बेरियम सल्फेट निकालेगा। और यहाँ पर AgBr अगर सिल्वर का डाला, ये एक चेक करने के लिए, क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे इसको भी, इससे भी कलर डिफरेंस आ जाता है। बट फॉर्मूला सेम है, बट आयन एक्सचेंज हो गए, तो दिस इज आयनाइजेशन आइसोमर्स। ध्यान रखिएगा, जब ये आयनाइज होगा तो ये ऐसे होगा, और जब ये आयनाइज होगा तो ये ऐसे होगा। तो दोनों का अगर ध्यान से देखो तो फॉर्मूला सेम था, लेकिन अपॉन आयनाइजेशन दोनों ने डिफरेंट प्रोडक्ट दिए, इसीलिए इन्हें आयनाइजेशन आइसोमर कहा गया। तो ये मत भूलना, ये बड़ी क्लियर कट सी बात है। इसी से मिलता जुलता अगला कॉन्सेप्ट है, वो देख लें। वो है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। दिस फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज हाइड्रेट ऑल्सो। कुछ नहीं है बेटा, वही है। यहां पर फर्क क्या है, पानी बाहर आया, Cl अंदर। सर ये तो आयनाइजेशन जैसी बात ही हुई। हाँ, लेकिन वन ऑफ द आयन जो चेंज हो रहा है वो पानी है या सॉल्वेंट आपका जो है। तो ध्यान से पढ़ना, दिस फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। In case where water is involved as a solvent, this is similar to ionization isomer. Solvent isomers differ by whether or not a solvent molecule is directly bonded to the metal ion or merely present as a free solvent molecule in the crystal lattice. ये रहा। तो अगर 3Cl बाहर हैं, देखें ध्यान से, देखना बच्चों, या एक पानी बाहर आ गया। अब यहां पर नंबर ऑफ आयन देखो कितने हो रहे थे, और यहां पर देखो तो यहां पर नंबर ऑफ आयन 3 थे, सॉरी 3 + 1 4 थे, और यहां पर 2 + 1 3 थे। जितने नंबर ऑफ आयन ज्यादा होते हैं उतनी कंडक्टिविटी अच्छी है। और कंडक्टिविटी भी ध्यान रखना, कंडक्टेंस की फॉर्म में बात कर रहा हूं मैं। सेल कांस्टेंट वाला, इलेक्ट्रो वाला कॉन्सेप्ट मैंने बहुत डिटेल में समझाया है इसके ऊपर। कलर भी ध्यान रखना है इसके अंदर। तो अगर 3Cl बाहर हैं तो वायलेट कलर है, और 2Cl बाहर हैं तो ग्रे ग्रीन। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। और ऑप्टिकल आइसोमर्स हम देख लेंगे अगली बार फिर आपका विद ज्योमेट्रिकल। इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं दोस्तों, यहाँ तक आपने करना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बड़े ही ध्यान से जो पढ़ाया है इसको बैठ के आज के आज याद भी कराया है, करते चलो, आनंद आएगा, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी मेहनत करनी जरूरी है। नॉमेनक्लेचर पे अच्छे से सवाल NCERT के तो लगा ही लो, वो तो नहीं रुकने चाहिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।